तो हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें पियरे पोलिएवर ने पश्चिमी दुनिया के लिए अपना पूरा आर्थिक प्लान सामने रखा। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये प्लान है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। और पॉलीवेयर के पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इसी एक बात में छिपा है कि पश्चिमी दुनिया का जो वर्किंग क्लास है, जो कामगार वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और उनका मानना है कि ये गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक समस्या की जड़ यही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुस्सा आ कहां से रहा है। पॉलिवर के हिसाब से इसकी जड़ें एक दोहरे संकट में हैं। मतलब एक तरफ तो पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो बिखर रही है और दूसरी तरफ देश के अंदर लोगों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। चलिए पहले वैश्विक स्तर पर देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पॉलिएवर का मानना है कि अमेरिका, जो कभी पश्चिमी देशों का लीडर था, अब अपने पुराने साथियों, अपने सहयोगियों से दूर जा रहा है। और ये सब ठीक उस वक्त हो रहा है जब इस गठबंधन को सबसे ज्यादा मजबूत होने की जरूरत थी। जाहिर है इसका नतीजा क्या होगा? दुनिया और ज्यादा अस्थिर हो रही है। अब इसी बढ़ती अस्थिरता के बीच में पॉलिएवर कनाडा को एक बहुत बड़े समाधान के तौर पर देखते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों की लिस्ट में कनाडा का नाम भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कनाडा की इस जबरदस्त क्षमता का आज तक पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। उनका तर्क सीधा सा है। इस लिस्ट के टॉप देशों को देखें तो उनमें से अमेरिका के लिए सबसे भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर कोई है तो वो कनाडा ही है। लेकिन बात सिर्फ दुनिया की नहीं है। असल प्रॉब्लम पॉलिएवर के मुताबिक सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर नहीं है। उनका मानना है कि इस पूरे संकट की जो असली जड़ है वो तो हमारे अपने देशों की आर्थिक नीतियों में ही छिपी हुई है। और उनका डायग्नोसिस, यानी जो वो समस्या की पहचान करते हैं, वो बहुत सीधी और थोड़ी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद में नहीं है, बल्कि अमीरों के लिए समाजवाद में है। उनका सीधा आरोप है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो असल में आम लोगों की जेब से पैसा निकालकर अमीर और अभिजात वर्ग को दे रही हैं। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये नंबर देखिए। पिछले सिर्फ एक दशक में कनाडा की मनी सप्लाई 100% बढ़ गई, मतलब दोगुनी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में जितनी तेजी से चीजें और सर्विसेज नहीं बन रही थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से पैसा छप रहा था। अर्थशास्त्र में इसे कैंटिलन इफेक्ट कहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। ये कहती है कि जब भी सिस्टम में नया पैसा आता है ना, तो वो हर किसी तक बराबर नहीं पहुंचता। जो लोग पैसे के सोर्स के सबसे करीब होते हैं, सोचिए जैसे बड़े बैंक या फाइनेंस की दुनिया के बड़े खिलाड़ी, उनको इसका फायदा सबसे पहले मिलता है। और ये फायदा उन्हें तब मिल जाता है जब तक महंगाई बढ़कर आम लोगों की सैलरी और बचत को खाना शुरू करती है। और ठीक यही चीज हमें हाउसिंग यानी घरों के मामले में देखने को मिलती है। आज जब कोई नया घर बनता है तो उसकी कुल कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा जानते हैं किसका होता है? लकड़ी या मजदूरी का नहीं, बल्कि सरकारी नौकरशाही, परमिट और टैक्स का। और बस यही वो वजह है कि आज आम आदमी के लिए अपना घर खरीदना एक सपना बनता जा रहा है। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि कनाडा की अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक सी गई है। अगर दूसरे डेवलप्ड देशों से तुलना करें तो कनाडा में पर कैपिटा ग्रोथ यानी प्रति व्यक्ति विकास लगभग ठप हो गया है। और आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि एक औसत इंसान की कमाई असल में बढ़ ही नहीं रही है। तो ठीक है, समस्याएं तो बहुत हैं, पर इसका समाधान क्या है? यहीं पर पॉलिएवर एडम स्मिथ के क्लासिक विचारों की तरफ वापस जाते हैं और एक फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार का समाधान सामने रखते हैं। ये असल में दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम के बीच का चुनाव है। एक तरफ है टॉप डाउन सिस्टम, जहां ऊपर बैठे कुछ गिने चुने लोग यानी अभिजात वर्ग सब कुछ कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ है बॉटम अप सिस्टम, जो हर व्यक्ति की आज़ादी और अपनी मर्जी से किए गए लेन देन पर टिका होता है। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां सरकार छोटी हो और लोग बड़े हों। मतलब पावर को सरकार के हाथों से लेकर वापस लोगों को दिया जाए। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां मेहनत और काबिलियत का सही इनाम मिले। चलिए अब इस फिलॉसफी से आगे बढ़कर एक्शन की बात करते हैं। देखते हैं कि कनाडा के लिए इसे हकीकत में बदलने के ठोस पॉलिसी प्रस्ताव आखिर है क्या। इस फिलॉसफी को एक्शन में बदलने के लिए एक 3 स्टेप का प्लान सामने रखा गया है। पहला, रास्ता साफ करो, यानी बिल्डिंग परमिट जैसी चीजों को दुनिया में सबसे तेज बनाओ। दूसरा, टैक्स कम करो, खासकर काम, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी पर। और तीसरा, कनाडा के जो जबरदस्त संसाधन हैं उनके रास्ते में आने वाली नौकरशाही को हटाओ ताकि वो दुनिया के काम आ सकें। और इन नीतियों का मकसद भी बिल्कुल क्लियर है, घर बनाने की रफ्तार को दुगना करना ताकि वो सस्ते हो सकें। कनाडा के एनर्जी सेक्टर जैसे तेल, गैस और मिनरल्स
को पूरी तरह से अनलॉक करना, इंडस्ट्रियल कार्बन टैक्स को खत्म करना और इन सब के जरिए कनाडा को दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे आज़ाद देश बनाना। लेकिन क्या कोई भी प्लान परफेक्ट हो सकता है बिना किसी समझौते के? शायद नहीं। और पॉलियोवेयर खुद इस बात को मानते हैं कि हर पॉलिसी के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ यानी समझौते जुड़े होते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री थॉमस सोवेल की एक बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में कोई सोल्यूशन नहीं होते, सिर्फ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। और यही सोच इस पूरे प्लान के दिल में भी है। तो फिर इस प्लान का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ क्या है? वो है पॉलिटिकल। इसे लागू करने के लिए नेताओं को विनम्रता दिखानी होगी। उन्हें यह मानना होगा कि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और कंट्रोल वापस लोगों के हाथ में सौंपना होगा। और ये करना शायद सबसे मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, बल्कि विजन एक ऐसी सरकार का है जो बहुत सारे काम करने के बजाय अपने कुछ ज़रूरी कामों पर ध्यान दे, जैसे कि एक बेसिक सोशल सेफ्टी नेट देना, हेल्थ केयर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मतलब काम कम करे, लेकिन जो करे वो बेहतर करे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज जब तमाम पश्चिमी देश एक जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या फ्री मार्केट के सिद्धांतों की तरफ लौटना ही इसका सही जवाब है, या फिर ये रास्ता अपने साथ कुछ बिल्कुल नई तरह की मुश्किलें लेकर आएगा?